साथियों, शुभ प्रभात। स्वागत है आप सभी का आज के मॉर्निंग सेशन में। आशा करता हूं जितने भी भाई बहन साथी इस सेशन में मौजूद है सभी बहुत ही सेहतमंद, खुशहाल और बहुत ही उत्साही होंगे। आज कुछ नया सीखने के लिए, कुछ नया समझने के लिए और अपने जीवन को एक बेहतरीन जीवन बनाने के लिए। साथियों, हम सबको पता है एमएससी के माध्यम से जो अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, विष मुक्त, रोग मुक्त, समृद्ध भारत अभियान। और इस अभियान के माध्यम से जो आजाद कोर्स हम चला रहे हैं, उस आजाद कोर्स के माध्यम से हर रोज यहाँ पर हम मिलते हैं, उन चीजों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं जो हमारे जीवन को सर्दी से लेकर कैंसर तक हर बीमारी से बचा सके। तो साथियों, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर जो कुछ भी बातें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हर बात यहाँ पर आने वाले हर व्यक्ति, हर भाई बहन साथी अच्छे से समझ रहे होंगे और अपने जीवन में उनका आचरण भी कर रहे होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर वो बातें सीख रहे हैं शायद एक आम आदमी के लिए वो समझना, सीखना या सुनना या तो असंभव है या तो उन तक कोई पहुंचाता नहीं है। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं साथियों कि अगर आप ये बातें जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं इस आजाद कोर्स के माध्यम से, बस इसका आचरण कीजिए, बस सुने ना, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं ज्ञान कौन सा भी हो, अगर हम सिर्फ सुनेंगे, उसका आचरण नहीं करेंगे, तो हमारे जीवन में कोई फायदा नहीं होने वाला है। आशा करता हूं साथियों कि आप इन सब बातों को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए बढ़ते आगे। मैं आज रिवीजन लेना चाहूंगा कि हमने लास्ट सेशन में कौन सा विषय लिया था, जरा पूछना चाहूंगा आप लोगों से, ताकि मुझे भी थोड़ा सा रिमाइंडर हो जाए और आप लोगों का भी एक रिवीजन हो जाता है कि क्या सीखा, क्या समझा हमने। तो लास्ट सेशन में, कल तो हमारा रक्षाबंधन था तो छुट्टी थी, तो परसों हमने क्या सीखा था, थोड़ा सा इसके बारे में मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। अपेक्षा है कि ज्यादा से ज्यादा भाई बहन साथी यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। कौन बताना चाहेगा हमने परसों कौन सा विषय लिया था, जरा हैंड करेंगे प्लीज। चलिए, राधे श्याम जी है, राधे श्याम जी बात करना चाहते हैं, उषा दीदी है, नागनाथ सर है। वैसे तो ये हमारे क्लास के टॉपर स्टूडेंट है, ये हमेशा आगे रहते हैं बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, कम से कम आप मेरी इज्जत रखते हो। राधे श्याम जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बताएं कि हमने परसों के दिन कौन से विषय पर बात की थी, प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग। परसों हमने जो छठा तत्व है सर, दूध, उसके बारे में जानकारी ली थी। जैसे आपने बताया था जर्सी गाय के बारे में। तो जर्सी गाय, ये गाय और सुअर दोनों के डीएनए मिलाकर बनाया जाता है। एक्चुअली वो गाय है ही नहीं, वो एक प्राणी है कि उसकी रीढ़ की हड्डी सुअर के जैसी सीधी होती है। अगर दूध, आपने बोला था कि गाय का दूध पी सकते हैं, लेकिन गाय, ये देसी गाय होनी चाहिए। गाय जिसके कंधे पर एक, गाय के पीठ पर कंधा होता है, जिसके सींग बड़े होते हैं, उसी गाय का दूध पीना चाहिए। सूर्यमाला में 9 ग्रह होते हैं। ये 9 ग्रह हर सजीव को ऊर्जा प्रदान करते हैं, और गाय का जो सींग होता है वो 9 ग्रहों से ऊर्जा प्राप्त करता है। और कंधा जो होता है उसमें कुछ ग्रंथियां और न्यूरॉन्स होते हैं जो धूप धूप में से कुरकुमिन नाम का तत्व धारण करते हैं। कुरकुमिन कुरकुमिन जो है, ये एंटी कैंसर होता है। गाय का दूध ये पीला रहता है, उसे गर्म करने से पीली साय मिलती है सर। गाय का दूध पीने से दिमाग तेज होता है, उसमें आर्सेनिक, प्रोटीन, विटामिन होते हैं। उसके तुलना में जर्सी गाय का दूध ये जहर होता है। जर्सी गाय की जो हड्डियां है वो कमजोर होती है, वो ठीक से खड़ी भी नहीं रह पाती। जो जर्सी गाय का जो ये है, जो उसे तैयार किया गया है,
वो केवल दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए, उसमें कुछ पोषक तत्व नहीं रहते उसके दूध में। इसलिए जर्सी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। देसी गाय के दूध में प्रोटीन्स बहुत होता है, लेकिन वो भी बारिश के दिनों में देसी गाय का दूध भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसे पचाने की क्षमता हम में बहुत कम होती है। 5 साल के बच्चे तक दूध पी सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ एंजाइम्स रहते हैं जो दूध को पचा सकते हैं। देसी गाय के दूध से दही छाछ बहुत अच्छा बनता है, उससे पाचन तंत्र अच्छा होता है। दही अगर ज्यादा खट्टा हो तो उसमें शुगर डाल के हम पी सकते हैं, लेकिन शुगर ये खड़ी साकर होती है, वो डाल के पी सकते हैं। ये बताया था सर आपने। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बड़े ही सटीकता से यहाँ पर हमारे परसों के दिन का अध्ययन रखा है। और मुझे अपेक्षा है कि जितने भी भाई बहन साथी यहाँ पर आते हैं सभी इस तरह से सभी चीजों का अध्ययन पूरी तरह से बारीकी से कर रहे होंगे। जैसे राधेश्याम जी ने यहाँ पर बात रखी है, ऐसे अगर हर भाई बहन साथी अपने जीवन में इन सब बातों का लिख कर रख रहे होंगे, आचरण करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है हमारा जो मकसद है, लोगों को बीमारियों से आजाद बनाने का, लोगों को तकलीफों से आजाद बनाने का, लोगों को रोगों से आजाद बनाने का, लोगों को गरीबी से आजाद बनाने का, लोगों को समस्याओं से आजाद बनाने का, जो आजाद कोर्स के पीछे का हमारा मकसद है, वो मकसद जरूर कामयाब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही सटीकता से बारीकता से यहाँ पर अध्ययन रखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे जो हमारे दो सदस्य हैं उनको यहाँ पर कोई बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि राधेश्याम जी ने ही बहुत सुंदर रखा हुआ है। तो समय हमारा ज्यादा फिजूल होगा, इसके लिए मैं माफी मांगना चाहूंगा उषा दीदी और नागनाथ सर से कि आप बिल्कुल कल के दिन अध्ययन जरूर रखेंगे। चलिए बढ़ते आगे साथियों, आप सबको पता है कि हम आजकल जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं छठे तत्व के बारे में। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं कि इंसान का शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, और इंसान के शरीर को जीवन निरोगी जीने के लिए जो खाने पीने की चीजें होती है वो पंच तत्वों की ही जरूरी होती है। लेकिन दुर्भाग्य हमारे दुनिया का कहूंगा मैं, सिर्फ भारत देश का नहीं, दुनिया का कहूंगा कि कुछ अपने आप को स्मार्ट समझने वाले साइंटिस्ट ने जन्म लिया, और उन्होंने किया ऐसे कि कुछ अच्छे रिसर्च भी किए, लेकिन कुछ ऐसे भी रिसर्च किए जो इंसानी जीवन के लिए बहुत घातक है। और उसी में आता है छठा तत्व। छठा तत्व का मतलब मैंने बहुत बार बोला है कि एक जहर, एक केमिकल जो हमारे खान पान में या हमारे अन्य चीजों में डाला गया है, और इसी कारण से शरीर बना है पंच तत्वों का। और छठा तत्व जो जहर है, केमिकल है, वो उसमें मिलाने के कारण इंसानी शरीर का सत्यानाश हो रहा है। इंसानी शरीर बीमार होते जा रहे हैं, दिन ब दिन बीमारियां बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में इंसान खत्म होने की कगार पर है। भले आप ये बात अभी समझे ना समझे, लेकिन आपको कुछ दिनों बाद इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने खड़े होंगे। तो चलिए, तो हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि जो छठा तत्व है वो कौन सी क्षेत्र, मतलब कौन सी चीजों से हमारे शरीर में जाता है। कम से कम हम जो सुन रहे हैं, हम जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं, कम से कम वो इस छठे तत्व से बचे। तो हमें ये सीख रहे हैं हम यहाँ पर कि कौन सी चीजों के माध्यम से ये छठा तत्व हमारे शरीर में आ रहा है। वैसे तो भारत देश की बात करूं तो 150 करोड़ लोग हैं, और पूरी दुनिया की बात करूं तो करीब करीब 800 करोड़ लोग हैं। ये बातें 800 करोड़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य हो सकता है या उनका दुर्भाग्य हो सकता है कि ये बातें इतने लोगों तक नहीं जा रही है। लेकिन मैं कोशिश बिल्कुल करूंगा, मरते दम तक करूंगा कि लोगों को बचाने की। तो साथियों, छठा तत्व जो हमारे शरीर में आता है वो आता है, मैंने आपको बताया कि करीब करीब 6 चीजों से 7 चीजों से ये छठा तत्व हमारे शरीर में आ रहा है। चीजें तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन प्राइमरी लेवल पर जो बहुत जरूरी है बात करना, उसके बारे में मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ कि चाय के माध्यम से हमारे शरीर में छठा तत्व जाता है, उसके बाद में शक्कर, उसके बाद में रिफाइंड तेल, उसके बाद में रिफाइंड नमक, उसके बाद में मैदा, उसके बाद जो हम रासायनिक खाद डाले हुए अनाज खाते हैं वो अनाज, और दूध इसमें कोई छोटा पॉइंट था, इसके लिए मैंने दूध का इसमें डाला नहीं है, लेकिन दूध भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि दूध, क्योंकि घर 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 में दूध का इस्तेमाल होता है, तो दूध के बारे में भी हमने परसों के दिन
पूरा डिटेल में समझा। 2 दिन हमारा सेशन शायद दूध के बारे में चला। तो हम आगे बढ़ेंगे साथियों कि और कौन सी चीज है हमारे घर में जो छठे तत्व का बना हुआ है, और वो छठा तत्व हमारे शरीर में जाने के कारण हमें बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, कैंसर, ये जैसी खतरनाक खतरनाक बीमारियों को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। ऐसी बीमारियों से हमारी जाने जा रही है। साथियों, मुझे नहीं पता आप ग्रुप में कितने लोग एक्टिव रहते हो, कितने नहीं रहते हो। हमारे एक सदस्य है स्मिता डुकरे दीदी, शायद वो आज नहीं है। तो स्मिता डुकरे दीदी ने ही एक पोस्ट ग्रुप में डाली हुई थी, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, मुझे याद नहीं है। आपने देखा कि नहीं देखा मुझे पता नहीं है, लेकिन उसमें लिखा गया था, अभी अभी 2 दिन पहले की बात है, उसमें लिखा गया था कि साथियों ये छठी कक्षा की बच्ची, अब छठी कक्षा की बच्ची मतलब कितने साल की हुई, 11 से 12 साल की बच्ची है। और वो स्कूल में गई, स्कूल में जाते समय, शायद स्कूल से आते या जाते समय, मुझे अभी एग्जैक्टली मैंने पढ़ा तो था लेकिन 2-3 दिन पहले पढ़ा था, तो जाते या आते समय उस बच्ची का, उसको सीने में दर्द होने लग गया, वो वहां पर गिर गई, उसको उठाकर स्कूल में मतलब दवाखाने में लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन वो मर गई। और पता चला कि उसको हार्ट अटैक हुआ। पीछे भी एक दीदी ने डाला हुआ था कि एक माँ बच्चे को दूध पिलाते पिलाते उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर गई। उसके पहले भी कई सारी ऐसी बातें हमारे ग्रुप में शेयर होती रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या लगता है आप लोगों को, ये क्या वार्निंग की ये सिग्नल नहीं है? क्या ये हमारे लिए कोई धोखे की घंटा नहीं है? छठी कक्षा की बच्ची यानी कि 12 साल की बच्ची अगर हार्ट अटैक से स्कूल में मर रही है, इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण क्या और सुनना बाकी रह गया है हम लोगों के लिए? ये बहुत भयानक विषय साथियों की 13 साल के 12 साल के बच्ची को हार्ट अटैक होना। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो एक न्यूज है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए वो एक पोस्ट है, लेकिन मैं आप लोगों को कहूं, मेरे लिए ये बहुत बड़ी धोखे की घंटा है। सावधानी की बहुत बड़ी चेतावनी हमारे लिए है कि आने वाला समय कितना भयावह हो सकता है। कि बच्चा स्कूल में जाता है, वहीं पर गिरता है, वहीं पर मरता है, हिलने के लिए भी समय नहीं मिलता। लेकिन मजाक चल रहा है आजकल। मैंने बहुत बार दुख जताया कि 30 लोगों ने एडमिशन किया है, 30 लोग नहीं आते हैं सुनने के लिए। ये 30 लोगों की बात नहीं, 30 परिवारों की बात है, 30 परिवारों के जीवन की बात है। लेकिन इतने कैसे लोग, मेरे पास शब्द नहीं है ऐसे लोगों के लिए कि इतने कैसे लापरवाह हो सकते हैं, इतने कैसे लोग बद दिमाग हो सकते हैं कि एडमिशन करने के बावजूद भी क्लास में नहीं आते हैं। लेकिन साथियों, मैंने बहुत बार कहा है कि ये घटनाएं उन लोगों के परिवारों में जरूर होगी। ऐसे ही लोग चलते चलते, मैंने बहुत बार बोला है ये, भले आप लोग भरोसा ना करें, कि रास्ते पर इतनी लाशें पड़ेंगी कि उठाने वाले लोग नहीं रहेंगे। एक दिन ये होगा, जैसे अभी ये बच्ची का हुआ, स्कूल आते आते वो गेट पर गिर गए, हार्ट अटैक हो गया और मर गई। ऐसे अगर सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का होना शुरू हो गया तो क्या होगा, खुद से सोचिए आप। मैंने बहुत बार बोला है कि मैं जो देख सकता हूं एक सामान्य व्यक्ति नहीं देख सकता है, आम आदमी नहीं देख सकता है। और मैं देख पा रहा हूं कि ऐसी घटनाएं आने वाले समय में हजारों लाखों डेली की होंगी। तो हमें अगर इन चीजों से बचना है तो हमें छठा तत्व, जो मैं बार बार बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये छठे तत्व को हमें अपने परिवार में किसी भी हाल शक्ल सूरत में इस्तेमाल नहीं करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा सा कठिन जाता है, हम प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन मुश्किल होता है। देखिए, मुश्किल हो रहा है तो फिर बीमारी लाना है, और वो शायद आपके लिए बहुत मजेदार हो। कोई हार्ट अटैक लाना है, फिर कैंसर से मरना है, फिर क्या करेंगे हम लोग? तो कहने का मतलब ये है साथियों, अगर आपको परिवर्तन थोड़ा मुश्किल लगता है, कुछ लोग बोलते हैं सर बिना दूध की जिंदगी जीना बहुत कठिन होता है क्योंकि अभी तो आदत पड़ चुकी है, बिना शक्कर का कठिन हो जाता है, बिना चाय का कठिन हो जाता है, बिना रिफाइंड तेल का कठिन हो जाता है। तो लोग बोलते हैं कि हम कोशिश करेंगे, कोशिश, कोशिश से कुछ नहीं होता, याद रखना। कोशिश करने वाला, भले ही वो एक वाक्य है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन वो अलग चीज के लिए है। या तो परिवर्तन होगा या नहीं होगा, कोशिश वोशिश नहीं होती है साथियों। और अगर कोशिश करते रहेंगे तो फिर शायद बहुत देर होने के बाद में जिंदगी हाथ से निकल भी जा सकती है। तो आशा है
जो भाई बहन साथी मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ बहुत बार कि इस वीडियो को, जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, चलिए ठीक है कोई नहीं आ रहा है मीटिंग में, तो वीडियो कम से कम ये लोगों तक सेंड करो। एनीवे, बढ़ते आगे। तो साथियों, आज हमारा जो विषय है वो है मैदा। मैदे से बनी हुई चीजें या मैदा अगर कोई खा रहा है तो उस व्यक्ति के शरीर में छठा तत्व जाता है, और छठा तत्व जाने से बीपी से लेकर हार्ट अटैक, कैंसर तक की बीमारियां होती है। अब आप बोलेंगे सर हम मैदे की चीजें नहीं खाते, मैदा नहीं खाते हैं हम लोग। बहुत सारे लोगों को जब मैं बोलता हूं मेरे व्याख्यान के माध्यम से, तो लोग बोलते हैं सर हम मैदा इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम तो गेहूं की रोटी खाते हैं, हम तो जवारी की रोटी खाते हैं, हम मैदा नहीं खाते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि वही लोग पाव भी खाएंगे, ब्रेड भी खाएंगे, खारी भी खाएंगे, कि कचौरी खाएंगे, समोसा खाएंगे, वो लोग पानी पूरी खाएंगे, वो लोग इस तरह के बिस्किट खाएंगे, इस तरह के व्यंजन जरूर खाते हैं। और वो बोलते हैं मैं मैदा नहीं खाता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है मैदा खाने का मतलब ये होता है कि घर पे मैदा लाना, उसकी चपाती बनाना और वो खाना। नहीं, भले आप मैदे की चीजें डायरेक्ट ना बनाकर खा रहे हो, लेकिन किसी ना किसी माध्यम से आप मैदा बना, मतलब बना, मैदा लाकर खाते ही हो, मैदे की वस्तु लाकर खाते ही हो। हर घर में बिस्किट खाया जा रहा है, पानी पूरी तो जनरल सब खा रहे हैं, पाव ब्रेड टोस्ट खारी ये सब चीजें खाई जा रही है, मैगी वैगी कुछ ना कुछ खाया ही जा रहा है। ये मैदे से ही बनी हुई चीजें हैं। और अगर आप मैदे की चीजें खाते हो तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जैसे चाय से बीमारियां होती है, शक्कर से बीमारियां होती है, रिफाइंड तेल से बीमारियां होती है, रिफाइंड नमक से बीमारियां होती है, वैसे ही मैदे से भी होती है। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो इंसान है, मतलब भारतीय इंसान है, उसको हर चीज के पीछे कारण पता होना चाहिए, तब जाके उसको थोड़ा सा समाधान लगता है परिवर्तन करने के लिए। अगर मैं ऐसे ही बोल दूं कि भाई चलो चाय छोड़ दो, तो आप छोड़ेंगे नहीं, मुझे पता है। जब तक मैं उसका साइंटिफिकली रीजन ना बताऊं, मैं अगर बोलूं मैं, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी वैसा ही था। जब तक साइंटिफिकली रीजन मुझे पता नहीं चला, तब तक मैंने भी ये सब चीजें नहीं छोड़ी थी। लेकिन जिस दिन मुझे पता चला, उस दिन मैंने ये चीजें खाना, पीना, इस्तेमाल करना पूरी तरह से बंद कर दिया। तो मैदा क्या चीज है, थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा ताकि आपको पता चले। वैसे तो मैदा जो है वो गेहूं से ही बनता है, और आप सबको पता है गेहूं जो है हमारे घर में अक्सर इस्तेमाल होता है। लेकिन बनाने के प्रोसेस में बहुत बड़ा अंतर होता है। जैसे गन्ने से शक्कर बनती है, गन्ने से ही खड़ी शक्कर भी बनती है, खांड बनता है, मिश्री बनती है, लेकिन बनाने के प्रोसेस में प्रॉब्लम है। वैसे ही मैदा जो है साथियों, उस मैदे को बनाने के प्रोसेस में प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। आप एक ट्राई कर सकते हैं घर में, जब हमारे घर में घर की जो औरतें होती है, माँ बहन भाई जो भी, पत्नी वगैरह जो भी होती है, जब वो खाना पकाती है, जब वो गेहूं के आटे को गूंथती है, तो गेहूं का आटा हुआ जब रहता है, भिगा हुआ, तो उसको एक बार लीजिए, ऐसा टुकड़ा लीजिए और उसको ऐसा खींचिए, दोनों तरफ से, दोनों हाथों से ऐसा खींचिए, तो वो ज्यादा से ज्यादा 1 इंच 2 इंच होगा और टूट जाएगा। लेकिन यही चीज अगर मैदे के साथ में की जाएगी, तो वो 1 फीट तक भी खींचेंगे तो वो टूटेगा नहीं, बारीक रेखा में, रेशा में मतलब तब्दील हो जाएगा, लेकिन टूटेगा जरूर नहीं। तो फर्क क्या पड़ा? यानी कि एक मतलब गेहूं एक है जिसका आटा हम अगर खींचते हैं दोनों तरफ तो वो तुरंत टूट जाता है, लेकिन वही चीज अगर मैदे की हम करते हैं तो वो लंबी लाइन बनाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आ गई उसकी, ये सबसे जानना जरूरी है। तो साथियों, मैदा बनाने का प्रोसेस आप लोगों को थोड़ा सा बताने का मैं प्रयास करूंगा। मैदा बनाने का जो प्रोसेस होता है, अब होता तो दोनों में गेहूं ही है, हम गेहूं का आटा खाते हैं और मैदे में गेहूं होता है। लेकिन जब गेहूं का मैदा बनाया जाता है तो उसको कुछ केमिकल में सड़ाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। करीब करीब 5 से 6 केमिकल में उस मतलब गेहूं को सड़ाया जाता है, ताकि उसके अंदर का जो टार्च है और उसके अंदर का जो फाइबर है, फाइबर, वो फाइबर पूरी तरह से टूट के बिखर जाए, और वो इतना मुलायम बन जाए कि वो टूटे ही ना। क्योंकि गेहूं का आटे का तो मतलब
कणिक जो हम बोलते हैं मराठी में, आटा जो बोलते हैं, वो टूट जाती है, लेकिन मैदा नहीं टूटता है, कितना भी खींचो कितना भी खींचो। तो ये जो मुलायमियत इसमें आ जाती है, ये जो इसमें लंबी रेखा बनाने की जो क्षमता आती है, वो केमिकल में जब उसके फाइबर टूट टूट के बिखर जाते हैं तभी होता है। और शरीर को फाइबर की जरूरत होती है, जो हम लोग जवारी से खाते हैं या गेहूं से खाते हैं या जो भी कुछ खाते हैं, तो उसमें फाइबर होता है, इसलिए तो हमारी बॉडी को वो एनर्जी देता है। लेकिन उसी फाइबर को 5-6 केमिकल में डाल के सड़ाकर उस फाइबर को चकनाचूर किया जाता है, और वही जो फाइबर है जो शरीर को हमारे फायदेमंद थे, वो घातक साबित हो जाते हैं। उसके अंदर का जो टार्च है, वो टार्च जो होता है साथियों, वो हमारे लिए, क्योंकि उसमें केमिकल डाल के सड़ाया गया है, तो वो टार्च जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला था, तो वो हमारे शरीर में चिपकना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर इलास्टिसिटी पैदा हो जाती है, रबर जैसी। आपको पता है ना रबर कैसे होता है, कितना भी खींचो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो फिर ऐसा लंबा हो जाएगा। इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको। तो वो आटे में इलास्टिसिटी, मैदे में वो इलास्टिसिटी उस केमिकल के वजह से आ जाती है। तो जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला जो फाइबर था, टार्च था, वो वहां पर सड़ा के उसको इलास्टिसिटी में रूपांतरित किया जाता है। और अब उस आटे को जब हम लोग, यानी कि उस मैदे को जब खाएंगे, तो शरीर में वो चिपकेगा, क्योंकि उसके अंदर वो केमिकल है, केमिकल। और वो केमिकल ही है, जब हम उस आट मतलब मैदे की चीजें खाते हैं, तो हमारे खून में वो केमिकल इकट्ठा होते हैं। जैसे मैंने बताया चाय में केमिकल होते हैं, जैसे मैंने बताया शक्कर में केमिकल होते हैं, जैसे मैंने बताया रिफाइंड तेल में होते हैं, रिफाइंड नमक में होते हैं, वैसे ही इस मैदे में भी वो केमिकल होते हैं। और वही केमिकल जब हमारे खून में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं मैदे की चीजें खाने से, तो हमारा खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। और सिंपल सी बात है, मैंने आप लोगों को बताया है, जिसका खून गाढ़ा हो गया उसको बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक होना स्वाभाविक है, स्वाभाविक। दूसरी बात यह है कि इसमें जो केमिकल मिलाए जाते हैं, उसका जो पीएच होता है वो डाउन होने के कारण नेचुरली बॉडी का जो पीएच है वो गिरना शुरू हो जाता है, हमारा जो खून है वो एसिडिक बनना शुरू हो जाता है। और खून को मैंने आपको बताया है, खून जितना एसिडिक होगा उतना आपके हड्डियों को कमजोर बनाएगा, क्योंकि वो हड्डी में से कैल्शियम निकालकर खून को पीएच मेंटेन करने में लगा देगा शरीर। और जाहिर सी बात है, फिर होगा ये कि हड्डियां कमजोर हो जाएगी, खून गाढ़ा होने के कारण बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट अटैक, खून में ज्यादा एसिड होने के कारण कैंसर, पैरालिसिस, इस तरह की खतरनाक बीमारियां हो सकती है अगर आप मैदे की कोई भी चीज घर में लाकर खाते और खिलाते हो। अब दुर्भाग्य की बात क्या है, हमारे देश में छोटे जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के, ये बच्चे जो है साथियों, ये बाहर की चीजें खाने में बहुत आगे चले गए हैं। इनको घर की चीजें पसंद नहीं आती है, उनको पैकेट बंद जो चीजें आते हैं, कुरकुरे आते हैं, चुरचुरे आते हैं, मुरमुरे आते हैं, जो कुछ भी आता है मार्केट से, वो उनको खाना बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि पहली बात वो मैदे से बनी हुई है, और दूसरी बात यह है साथियों कि उसमें, अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज मैदे से बनी हुई है और उसको पैकेट बंद करना है, तो उसमें प्रिजर्वेटिव डालने पड़ेंगे। क्योंकि सिंपल सिंपल सी बात है कि हमारे घर में अगर हम खाना बनाते हैं, तो उसको हद हो गई तो शाम तक या दूसरे दिन सुबह तक खा लेते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आरोग्य मतलब फूड शास्त्र के बारे में, अन्न शास्त्र के बारे में इसके पहले भी बहुत बार बात की है कि अन्न शास्त्र का नियम ऐसा है, वाघ भट्ट जी बोलते हैं कि कोई खाना अगर बन जाए तो उस खाने को 1 घंटे के अंदर गरम गरम खाना चाहिए। मैंने शायद इस सेशन में कहा था या अन्य हमारे दूसरे कोर्स में कहा था, मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है ये बातें। गरम गरम खाना हमें खाना चाहिए, क्योंकि जो प्रोटीन उसमें होते हैं, वो जो विटामिन उसमें उसमें होते हैं,
जो मिनरल्स उसमें होते हैं वो हमारे शरीर को जब तक वो ताजा है तब तक ही इस्तेमाल होंगे, उसके बाद में वो धीरे 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 कम होना शुरू हो जाते हैं। वाघ भट्ट जी का कहना है 1 घंटे में गरम गरम कोई भी खाना पका है तो खा लेना चाहिए। 6 घंटे के अंदर उसमें की जो भी क्षमता होती है, उसमें की जो एनर्जी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। 24 घंटे में उसके अंदर का जितना भी हमारे शरीर को लगने वाला एनर्जी है वो खत्म हो जाता है 24 घंटे के अंदर। और मजे की बात है, हम जो पैकेट बंद चीजें ला रहे हैं, अब उसको एक बार सोचिए आप कि वो कितने दिन के पहले के होते हैं। इसको ध्यान से समझिए थोड़ा सा। मेरे हिसाब से ये बात जब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगी तब तक आप थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव करना मुश्किल होगा। अगर आपके पत्नी ने, अगर आपके माँ ने, अगर आपके बहन ने आपको 8 दिन पहले की रोटी परोसी तो आपको कैसा लगेगा एक बार खुद से सोचिएगा। या आपका पति है घर में, आपने 8 दिन पहले जो रोटी बनाई थी उस पति ने क्या किया, उसको संभाल के रखा और 8 दिन बाद आपको खाने को दिया। जितनी भी बहनें हैं उन्होंने खुद पर ये चीज लेना है, जितने भी भाई है उन्होंने भी खुद पर लेना है। पत्नी ने अगर आपको 8 दिन पहले की रोटी खिलाई या पति ने अगर आपको 8 दिन पहले की रोटी खिलाई तो झगड़ा हो जाएगा, कोर्ट में एक अर्जी बढ़ जाएगी और डिवोर्स हो जाएगा कि इतना घटिया इंसान है कि मुझे 8 दिन पुरानी मतलब सूखी हुई या फिर बासी रोटी खिलाता है, ऐसे इंसान के साथ मैं क्यों रहूं। पति बोलेगा ऐसी घटिया औरत के साथ मैं क्यों रहूं कि वो 8 8 दिन पहले बनी हुई। सोचिए ना एक बार, मैं आप लोगों को ईमानदारी से बोल रहा हूं, जो एक बार इमेजिन कीजिए आपको कि आप क्या करिए, सब्जी बनाइए, किसी बैंगन की सब्जी या कोई भी सब्जी बनाइए, उसको 8 दिन तक घर में ढक के रखिए, उसमें से कितनी बास आएगी एक बार खुद से सोचिए। और 8 दिन बाद अगर आपको वो खाने के लिए दिया जाए तो क्या होगा, घर में क्या क्या माहौल होगा एक बार खुद से सोचिए। पत्नी ने पति को दिया या पति ने पत्नी को दिया तो क्या माहौल होगा। मारामारी होगी, झगड़े होंगे, बहुत सारा तमाशा होगा। क्यों? क्योंकि ये चीजें मुझे गंदी है, मुझे खिलाई जा रही है। तो सवाल वही उठता है, अगर घर में आपको 8 दिन पुरानी चीजें खाने से बुरी लगती है तो जितने भी पैकेट बंद चीजें मार्केट में बिक रही है ये तो महीने भर पहले बनी हुई है। कोई तो 2 महीने पहले बनी हुई है, कोई तो 4 महीने पहले हुई। जो बिस्किट आप खा रहे हो, जो कुरकुरे आप खा रहे हो, जो चिवड़ा आप वहां पर खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, जो भी कुछ फास्ट फूड आप खा रहे हो मार्केट से जो आ रहा है, खारी टोस्ट जो कुछ भी खाते हैं आप, ये तो 8 8 दिन पहले बनी हुई चीजें हैं। 15 15 दिन, महीने महीने पहले बनी हुई चीजें हैं। फिर आप बोलेंगे सर उसमें से बास नहीं आती है, घर में बास आ जाती है। क्यों नहीं बास आती है? वो उतना ही सड़ा हुआ है जितना घर में सड़ेगा, बस प्रिजर्वेटिव डालकर बास बाहर नहीं आने देता है वो चीज। और उसमें कुछ सेंड वेंड डालेंगे तो आपको बासनीस खुशबू आएगी, जबकि वो उतना ही गंदा है, उतना ही सड़ा है जितना घर में पड़ा हुआ। आप खुद से सोचिए ये बात, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो। और आप वही बच्चों को खिलाते हो। 8 दिन घर में पड़ी हुई रोटी बच्चे को दो, क्या वो खाएगा? लेकिन मार्केट से वो पैकेट लाता है, वो महीने भर पहले का बना हुआ है, महीने भर पहले तला हुआ था उसको, भुना हुआ था उसको, महीने भर पहले पकाया हुआ था उसको। और वाघ भट्ट जी कहते हैं कि पक्की हुई कोई भी चीज पकाने के बाद में घंटे भर में ही उसकी प्रोटीन विटामिन कंजप्शन कर लेने चाहिए। 6 घंटे बाद तो उसमें की प्रोटीन विटामिन कम होना शुरू हो जाते, पहले भी मैंने बताया 24 घंटे में खत्म हो जाते हैं। तो आप खा क्या रहे हो मार्केट से लाकर? केमिकल। उसमें जो प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है, विनेगर मिलाया जाएगा या फिर सोडियम बेंजोएट मिलाया जाएगा या अन्य बहुत सारे प्रिजर्वेटिव आते हैं वो इसमें मिलाए जाते हैं, तो वो केमिकल की वजह से ही इंसान के शरीर का सत्यानाश हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे, वो मेरे हिसाब से 12 महीने में 4 महीने 6 महीने तक बीमार ही रहते हैं। सर्दी हमेशा रहेगी, नाक गलता रहेगा, उनको बुखार बार बार आता रहेगा, कोई ना कोई समस्या। क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको जो पोषक तत्व मिलने चाहिए शरीर को वो नहीं मिलते हैं। आजकल अगर बच्चे देखेंगे आप, ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया ना
कि छठी कक्षा के बच्चे का हार्ट अटैक से मौत हुई, ये सब बच्चे का होने वाला है आने वाले समय में। क्योंकि भारत देश में जितनी घटिया चीजें बेची जा रही है ना मार्केट में पैकेट बंद करके, वो शायद मैं शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा आप लोगों को। घर में तो है ही है घटिया, लेकिन बाहर की घटिया चीजें हम अपने बच्चों को खिलाते हैं, और उसी के कारण साथियों हमारे बच्चों में ये भयानक बीमारी आ रही है, और पांचवी छठी के बच्चे को हार्ट अटैक से मरना पड़ रहा है। ना सरकार इसके इसकी इसमें गंभीर है, ना माँ बाप इसमें गंभीर है, ना समाज इसमें गंभीर है, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे, मैं गांव खेड़े में जाता हूं तो 3-3 साल का बच्चा उठता है, 5 रुपए लेकर जाता है, किसी टपरी से कुरकुरे लेकर आता है और उसको खाता है, पता नहीं उसके अंदर क्या जहर मिला हुआ है। अरे जिस बच्चे का विकास होना था पुराने जमाने में, हमारे जितने भी योद्धा बने हुए हैं वो बचपन में दूध पिया करते थे देशी गाय का। अब दूध पिलाते पुड़ी का, उसमें जहर। खाना खिलाते हैं वो रिफाइंड तेल रिफाइंड नमक का, उसमें जहर। चाय पिलाते हैं सुबह सुबह, उसमें जहर। नमक डालते हैं उसमें जहर। तेल है उसमें जहर। अब बाहर की चीजें खा रहे हैं उसमें जहर। तो खिलाएंगे क्या बच्चों को, और कहाँ से अच्छे योद्धा पैदा होंगे इस देश में भाइयों। और यही कारण है इस देश की आने वाली पीढ़ी बर्बाद होने वाली है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं आप लोगों को फिर से एक बार दोहरा रहा हूं कि भले ही आप 10, 15, 20, 25 जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, कम से कम अपने परिवार को बचाने के लिए यहाँ पर होने वाली बातों को घर में आचरण में लाए। कभी मैदे की कोई भी चीज, मैदे की क्या, जितने मैंने बताई अब तक, ये तो मतलब मैदा आज विषय है। चाय कभी ना खाए, मतलब शक्कर कभी ना, शक्कर की बनी हुई चीजें कभी ना घर में लाए। रिफाइंड तेल की चीजें, रिफाइंड तेल तो घर में ना लाए, लेकिन चीजें भी मत लाए। क्योंकि हम बाहर से बहुत बार मिठाई विठाई लाते हैं। अभी तो रक्षाबंधन हुआ, क्या क्या गिफ्ट दिया होगा, और मैंने उस दिन भी बताया था रक्षाबंधन के अभी वो चॉकलेट की बड़ी बड़ी एड्स आएंगी कि चॉकलेट, मेरे बहन को मुझे चॉकलेट देना है, डेयरी मिल्क का देना है, ये मिला। क्या है उसमें, जहर ही भरा हुआ है पूरा। हम त्योहार के दिनों में जहर खाते हैं, बहुत खुशी मनाते हैं, मुझे समझ नहीं आता है कि वो क्या रहा है। तो बिल्कुल ना खाए, चाय ना खाए, शक्कर ना खाए, रिफाइंड तेल की कोई चीजें ना खाए, रिफाइंड नमक डाला हुआ कोई चीज ना खाए, ना खिलाए। उसके बाद में ये मैदे की बातें मैंने जो मैंने आपको बताई, मैदा जो खाते हैं आप साथियों, ये मैदा बिल्कुल घटिया है, बच्चों को भी ना खा खिलाए और खुद भी ना खाए। अब इसको क्या ऑप्शन है, क्या पर्याय है, आप बोलेंगे तो ठीक है, गेहूं की चीजें बनाओ खुद खाओ। गेहूं की चीजें जो है वो घर में बनाओ और खाते रहो, लेकिन बाहर की चीजें मत लाओ। अगर वो लाएंगे तो जहरी है, प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होगा तो जहरी होगा। आई होप साथियों जो बातें मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर की है, आज का ये जो विषय मैंने यहाँ पर शेयर किया है, वो आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर आप वाकई में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने फैमिली फैमिली को एक अच्छी सेहत देना चाहते हो, तो कभी भी जो मैंने अभी कहा कि मैदे की चीज या बाहर की प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल होने वाली पैकेट बंद चीज, वो किसी भी कंपनी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर किसी कंपनी का नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, वो कोई भी हो सकती है, लेकिन कोई भी पैकेट बंद चीज प्रिजर्वेटिव के बिना तैयारी नहीं होती। क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को, आप करके देखिए, 10-15 दिन घर में भाकर वाकर रोटी वोटी बनाकर रख दीजिए, और 15 दिन बाद उसको खोल के देखिए वो सड़ जाएगी। एग्जैक्टली वही तो है वो जो पैकेट बंद चीज है, लेकिन वो सड़ी क्यों नहीं, क्योंकि प्रिजर्वेटिव डाला है। प्रिजर्वेटिव मतलब क्या है, केमिकल है, और केमिकल मतलब छठा तत्व, छठा तत्व मतलब शरीर का सत्यानाश। तो आपको तय करना है कि आपको ये चीजें खानी है या नहीं खानी है। आज का विषय यहाँ पर क्लोज करूंगा, क्योंकि आज संडे है, तो मैं थोड़ा सवाल जवाब लेना चाहूंगा आप लोगों को। हफ्ते भर हमने जो भी चीजें सीखी समझी यहाँ पर, तो हम सवाल जवाब भी लेंगे आज, थोड़ा सा 10-15 मिनट, 10-12 मिनट हमारे पास है। किसी को अगर कोई सवाल है, हमने हफ्ते भर में जो चीजें सीखी यहाँ पर उसके बारे में, वो चाहे आप रिफाइंड तेल के बारे में, रिफाइंड नमक के बारे में, मैदे के बारे में, चाय शक्कर, अन्य चीजों के बारे में, अगर कोई सवाल है तो आप अपने सवालों को यहाँ पर रख के उसके बाद में हम सेशन को क्लोज करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हो साथियों। चलिए, राधे श्याम जी है, राधे श्याम जी को कोई सवाल है सर जी, आप पूछ सकते हो। हाँ, नमस्ते सर।
नमस्ते सर जी। सर ये जो मैदा हम लाते हैं मार्केट से पैकेट में, तो वो मैदे को अगर घर पे लाकर उसकी कोई चीज बनाई जाए घर पे, तो वो भी नहीं खा सकते, जैसे नहीं नहीं, भजी है मैदा या घर मतलब की कुछ मैदा, फ्राई करके। मैंने आज का जो टॉपिक है सर हमारा वो मैदा ही है। मैदा ही नहीं खाना है, बाहर की चीजें तो नहीं खानी है, वो तो ठीक है। लेकिन मैदा ही नहीं खाना है ना सर। मैदे के तो बारे में हमने बात की आज। जी। ठीक है सर। थैंक यू। ओके सर चलिए, तो आशा है कि आप तक ये विषय पहुंचा होगा, आपका सवाल का जवाब भी आपको मिला होगा। और कोई भाई बहन साथी कोई सवाल पूछना चाहे? हमारे सुचिता मैडम है, इनको जब समय खत्म हो जाता है तब याद आता है। चलिए सुचिता मैम। नमस्कार सगळ्यांना. सर, मी परवाच्या दिवशी काहीतरी प्रश्न विचारला होता, 2-3 तर तुम्ही म्हणाले होते, उद्याच्या दिवशी त्याचं सविस्तर उत्तर देईल. आता तो अं, आपल्या शरीरावर अँटिना सारखं कोणतं ठिकाण आहे, की आपण पूर्वी मी असं ऐकलेलं होतं, की शेंडीचा भाग जिथं ऑब्झर्व्ह जसं गाईच्या खांद्यातून ऊर्जा मध्ये येते, तसं आपल्या शरीरात पण अ, आहे का तसं? हे विचारलं होतं. हे काहीतरी आणखीन एक प्रश्न विचारला होता. तो जाऊ दे, याचं ग्रेट। उत्तर. ये हमारे सुचिता मैम है जो सवाल पूछते हैं लेकिन उनको ही पता नहीं, काहीतरी विचारलं होतं ऐसे। अहो सर, मला आता परवाचं नाही आठवत. तो लिख कर रखा करो ना मैम। हां, आता चलिए, तो सवाल ये था आपका कि आपने ये पूछा है कि इंसान के शरीर में ऐसा कौन सा एंटीना है जिसके जरिए हम लोग मतलब एनर्जी को एब्जॉर्व कर सकते हैं। देखिए, दो चीजें होती है हमारे शरीर में, इनपुट और आउटपुट। ये सबको पता है, कोई भी चीज अगर अंदर जानी है तो इनपुट होगा, और कोई चीज अगर हमारे शरीर से ऊर्जा का प्रक्षेपण होगा तो आउटपुट होगा। तो हमारे शरीर में जो सर होता है साथियों, सर के ऊपर मैंने बहुत इसके पहले भी ये चीज कही थी, शायद मैम उस वक्त नहीं होंगे। तो हमारा जो सर होता है उसमें जो बाल होते हैं, बालों के अंदर ऊपर एक चक्र होता है जिसको क्राउन चक्र बोला जाता है। क्राउन चक्र, जैसे मैंने उस दिन कहा था कि टाड़ू जो होती है ना, बचपन में हम लोग छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी जो टाड़ू होती है वो नरम होती है, बाद में वो धीरे धीरे बढ़ती है, उसको तेल वेल लगाते हैं, ऐसा कुछ आपने पता होगा सबको। तो वो जो होता है ऊपर से वहां पर हमारा क्राउन चक्र होता है, वो इनपुट लेता है, यानी कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अंदर लेने का वही स्रोत है, उसको क्राउन चक्र बोला जाता है। ओके। और दूसरी बात, अब हमारे शरीर से अगर कोई प्रक्षेपण बाहर जाता है जो ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ अट्यूव हो जाए, तो वो हमारे बालों से और हमारे नाखूनों से होता है, नाखूनों से। यानी कि हमारे शरीर का एंटीना जो है, हमारे बाल, सर के बाल और हमारे हाथ के नाखून, यहां से ऊर्जा बाहर निकलती है। तो जैसे आपने बताया यहाँ पर कि भाई शेंडी जो होती है, पुराने जमाने में ऐसा बोला जाता है कि भाई शेंडी रखना चाहिए, तो वो वही है शेंडी जो मतलब जैसे मैंने हमारे डीएमआईटी के बारे में भी बताया आप लोगों को कि एक प्री फ्रंटल लॉब होता है, एक फ्रंटल लॉब, एक ऑसिपिटल लॉब, एक टेम्परल लॉब, एक पैरेटल लॉब। तो ये जो पैरेटल लॉब होता है ऊपर का, वो शेंडी के बाजू में ही होता है, और वहीं से हमें ग्रहण होता है। तो एक्चुअल वो पैरेटल लॉब हमारा जो क्राउन चक्रास होता है, वो क्राउन चक्रास से मतलब निगडित होता है। तो वहीं से बॉडी के अंदर एनर्जी जाती है। एक कान होते हैं हमारे, कान में हमारा टेम्परल लॉब होता है, वहां से मतलब अंदर जाती है एनर्जी, यानी कि हम सुनते हैं तो ग्रहण करते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मांड की शक्ति को हमें अगर अंदर लेना है तो वो होता है क्राउन चक्र से, और ये होता है हमारे एग्जैक्टली सर के ऊपर का भाग। और मैंने आपको बताया कि शरीर से जो एनर्जी बाहर निकलती है, उसका जो ब्रह्मांड के साथ अट्यूमेंट होता है वो होता है नाखून और बालों के साथ। तो इस तरह से होता है मैम। आई होप कि आपने जो सवाल पूछा उस सवाल का जवाब आपको मिला है। और दूसरा कोई सवाल था आपका तो आप पूछ सकते हो उसको। शायद वो सवाल ये था कि दूध के बारे में सवाल था शायद ये, कि देशी गाय का दूध जो होता है हमारे गली में बेचा जाता है और उसमें पानी बहुत ज्यादा मिलाया जाता है, ऐसा कुछ सवाल था आपका, याद है मैम आपको?
हा सर, पाण्याचं तर समजलं, परंतु ते पण मी म्हणजे खेड्यावरच लावलेलं आहे मुद्दा गाईचं, तरी पण पिवळं तर नाहीच, परंतु साय पण येत नाही त्याला, आणि घट्ट तर थोडस दिसतं. पण मग ये आता कोणावर सवाल विश्वास था ठेवा? आपका। ओके प्रत्येकाला मैम। तर कळणं शक्य नाही, तर काय ओके। करायचंय तर? हाँ, इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ, दूध लेना ही बंद कर दे। बहुत आसान है ये, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले तो जो लोग आपको बोलते हैं कि मेरे घर की गाय है और देशी गाय है, ये धंधे के लिए झूठ बोलने वाले लोग हैं आजकल। ये कोई कृष्ण जमाना नहीं चल रहा है, कोई सत्य युग नहीं चल रहा है, पैसे के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं लोग। पहली बात यह है कि मैं आपको एक, मतलब जहां आप रहते हो मैम, आपको एक जीवित बात बताता हूं, आप कभी ट्राई कीजिएगा इस बात को। आप क्या कीजिए, आप जहाँ रहते हो, मेरे हिसाब से वो एरिया कौन सा है मुझे अभी पता नहीं, लेकिन मानराज पार्क के पीछे का एरिया है आपका। आप क्या करें, रोज सुबह 7 से 8 के बीच में आप क्या कीजिए, या 7 से 9 के बीच में आप क्या कीजिए, आप वहां पर जो हमारा नवजीवन सुपर शॉपी है, तो वहां से जो हाईवे जाता है, तो हाईवे के कोने पर आप वहां पर रुक जाइए और आप नाटक देखिए, क्या खेल खेलते हैं लोग। वहां पर होता है कि किसी डेयरी की एक गाड़ी आती है, एक टैंकर आता है डेयरी का, और डेयरी के टैंकर से जो दूध बांटने वाले किसान बोलते हैं, अपने आप को बोलते हैं मेरे घर पे गाय है, मेरे घर पे भैंस है, वो किसान जो अपने आप को बोलते हैं, वो वहां पर मोटरसाइकिल लेकर आते हैं, उनकी कैन जो दोनों तरफ से लटकाई हुई, मतलब टांगी हुई होती है, तो उस कैन में वो डेयरी के गाड़ी से दूध भरते हैं और फिर घर घर जाकर लोगों को बांटते हैं, और लोगों को ये बोलते हैं कि मेरे घर पर तो गाय है, मेरे घर पर तो भैंस है। एक्चुअल वो डेयरी की गाड़ी से निकला हुआ दूध लेते हैं वहां पर। आप ये प्रैक्टिकल जाकर देखिए, वहां पर जहां पर नवजीवन सुपर शॉपी पर जहां हाईवे से नीचे उतरते हैं ना, वहां कोने पर ये लोग भरते हैं, मैंने बहुत बार देखा है ये बात। तो ये बहुत बड़ा, मतलब ये लोगों को बेवकूफ बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उनके घर पे ना गाय है, ना भैंस है, ना कुत्ता है, वो यहाँ से भरते हैं, वो कैने भर भर कर गाड़ी को टांगते हैं, लोगों को लगता है कि बाबा ये तो बहुत खेड़े से आ रहा है, मेरे को दूध बांट रहा है। एक्चुअल ऐसा कुछ नहीं है। आई होप मैम आपको आपको ये देखने को मिलेगा, अगर आप वहां जाएंगे 2-4 दिन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उनके समय के साथ जब आप जुड़ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उससे बहुत बेहतरीन है कि आप या तो शुद्ध देशी गाय का, अगर आपके सामने कोई गाय है वहां से मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो दूध छोड़ दीजिए ना। क्योंकि मैंने आपको बताया 5 साल से ऊपर के इंसान को दूध की जरूरत होती ही नहीं है। हमारे शरीर को लगने वाले प्रोटीन विटामिन जो कुछ भी होते हैं वो हम जो खाते हैं उसी से मिल जाते हैं। सिर्फ अच्छी चीजें खाओ। ओके मैम। हो, थँक्यू सर। और कोई भाई बहन साथी है जिनका अपना कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को पूछे, अन्यथा मैं सेशन को क्लोज करूंगा, क्योंकि हमारे पास अभी 2 मिनट है। 2 मिनट में हम कोई सवाल अगर किसी का है मन में तो आप पूछ सकते हो मुझे। हेलो। हेलो सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा जी हुआ दीदी सर। बोलिए। बहुत अच्छी जानकारी मिली है सर आज। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए तो रुकते हैं यहाँ पर। आशा करता हूँ जितने भी भाई बहन साथी अगले सेशन में हमारे आते हैं सभी आइए, क्योंकि बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों के साथ में कहने वाला हूँ। तो अगले सेशन में मिलते हैं। बस रिक्वेस्ट इतनी है, ज्यादा लोग होंगे तो ही मैं सेशन ले पाऊंगा। 10-15 लोगों के लिए मैं वहां पर सेशन नहीं लूंगा। कम से कम 25 लोग होंगे तो ही, नहीं तो फिर छुट्टी दे देंगे, क्योंकि संडे है तो लोगों को कैसे आराम करने की आदत होती है, तो इसके कारण से लोग आएंगे कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन 25 से ज्यादा होंगे तो ही हम सेशन चालू करेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।